हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेमोरी ऑफ बायो। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नर्वस सिस्टम को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। यहाँ से 2 क्वेश्चन कंफर्म होते हैं, 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। और काफ़ी आसान चैप्टर है, बस आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है, कुछ चीज़ें याद करनी है। हम लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे आप उसका। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, नर्वस सिस्टम को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले नर्वस सिस्टम हम लोग जो पढ़ते हैं, तो इतना हमें पता है कि नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है। वह हमारे बाहर के स्टिमुलस को, बाहर मतलब सराउंडिंग का स्टिमुलस भी हो सकता है, और हमारे विसरल मतलब हमारे इंटरनल ऑर्गन के स्टिमुलस भी हो सकते हैं, उसको रिसीव करना, उसको ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाना, उसके बाद उसका रिस्पॉन्स देना। यही हमारे नर्वस सिस्टम का काम होता है। तो टोटली कैसा भी पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, हम लोग मेन फंक्शन तो नर्वस सिस्टम का यही है। हाँ, जो इस इम्पल्स आ रहे हैं उनको मेमोरी के तौर पे स्टोर भी किया जाता है। ये बेसिक फंडा है हमारे नर्वस सिस्टम का। लेकिन अगर हम बात करें इनके टाइप्स के बारे में, कैसे पढ़ते हैं इनको, तो जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। अभी मैं जनरल चीज़ें बता रहा हूँ, धीरे धीरे लोग सबको समझ जाएंगे। अभी हम इतना समझते हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। एज सेंट्रल वर्ड का मतलब ये सेंटर में प्रेजेंट हो, पेरिफेरल मतलब सराउंडिंग, बॉडी के चारों तरफ, जो जो कि सेंटर से दूर होता है, उसको पेरिफेरल बोलते हैं। आप प्लांट एनाटॉमी भी इसको अच्छे से पढ़े होंगे, पेरिफेरल वर्ड को। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब सेंटर, तो हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो गया वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। बस अभी आप इतना याद रखिए कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, जहाँ से जनरेट होता है कोई भी रिस्पॉन्स। अब यह रिस्पॉन्स हमारे बॉडी को, जैसे मान लीजिए मैंने किसी हॉट चीज़ को टच कर लिया, तो उसमें क्या होगा, इम्पल्स मेरे ब्रेन तक पहुंचेगा। फिर ब्रेन से उसका रिएक्शन कि हमें क्या करना है, हटाना है या नहीं हटाना है अपने हाथ को, तो उसका रिएक्शन जो है वो हमारे हैंड तक पहुंचेगा। तो जो हमारे हैंड तक पहुंच रहा है, ब्रेन से जनरेट हुआ तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, लेकिन हैंड तक पहुंचने के लिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम काम किया। तो पेरिफेरल मतलब सराउंडिंग वाला, और सेंट्रल मतलब जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को 2 टाइप में डिवाइड किया गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि इम्पल्स जरूरी नहीं कि सराउंडिंग से ही हो, ये हमारे विसरल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन से भी हो सकते हैं। तो अगर हम इम्पल्स या रिस्पॉन्स अपने विसरल ऑर्गन को दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मतलब कि जैसे मान लीजिए अभी आपको भूख लगी, डिज़ायर हुआ, भूख एपेटाइट लगी, तो आप क्या करेंगे, जो जो डिज़ायर है या उसका जो रिस्पॉन्स है, मतलब केमिकल का रिलीज होना, ये सब चीज़ें रिस्पॉन्स जो नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करता है वो हमारे ऑटोनॉमिक के अंडर में आता है। तो ऑटोनॉमिक के अंडर में जो भी चीज़ें आती हैं जनरली, या आप बोल सकते हैं जो भी चीज़ें ऑटोनॉमिक के अंदर आ रही है वह इनवॉलेंट्री होती है, मतलब हमारा उस पर कंट्रोल नहीं होता है। तो पेरिफेरल का दो टाइप है, ऑटोनॉमिक और सोमेटिक। ऑटोनॉमिक वाला इनवॉलेंट्री होगा, और सोमेटिक वाले की जब बात करें, सोमेटिक मतलब अपने जनरल रिस्पॉन्स जो हम लोग देते हैं, अपने बॉडी के मूवमेंट ही समझ लीजिए, या जो चीज़ वॉलेंट्री ढंग से किया जाता है। हालांकि ये दोनों इतनी स्पेसिफिक नहीं है वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री में, लेकिन आपके लेवल पे आपको याद रखना है कि ऑटोनॉमिक जो है वो इनवॉलेंट्री, और सोमेटिक मतलब वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। ये पेरिफेरल के 2 टाइप हो गए। अब ऑटोनॉमिक को भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बस आपको अभी इतना समझना है अभी, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, देखिए दोनों नर्वस सिस्टम है, दोनों का अलग अलग काम है। आप एकदम ठीक से इसको एक्यूरेट डिफाइन नहीं कर सकते। आप जब जो जो ग्लैंड पढ़ेंगे, जो जो हार्मोन पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में, या जहाँ भी पढ़ेंगे नर्वस का काम, जिस जिस जगह का नर्व रहेगा वहाँ अलग अलग काम रहेंगे। बस अभी आप इतना समझिए, जो सोमेटिक होता है वो समझिए जैसे वो कब काम करता है, जैसे आपको फियर है, फियर लगी है, तो आपको वहाँ पे सोमेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक है वो नॉर्मल बॉडी रेगुलेशन में काम आता है। जैसे कि हमारा जब हम लोग रेस्ट कर रहे हो उस समय जो नर्वस सिस्टम काम आता है उसको पैरासिम्पैथेटिक बोलते हैं। तो ऑटोनॉमिक के 2 टाइप होते हैं, मतलब एक इमरजेंसी के बाद फास्ट, जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आप भाग रहे हैं, तब उस समय हम डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो उस समय डाइजेशन को रोकने के लिए, या जो नर्वस सिस्टम काम करता है हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड पर, वह सिंपैथेटिक होगा। लेकिन जब आप रेस्ट कर रहे हैं तो आपको हाई डाइजेशन पावर रहेगा, क्योंकि डाइजेशन वहाँ पे मेटाबॉलिट्स फास्ट चलते हैं। रेस्टिंग के टाइम पे हमें जल्दी जल्दी सब भोजन को पचाना रहता है, तब वहाँ पे चलेगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आई होप आपको ये स्लाइड अच्छा समझ में आ गया होगा। हालांकि हम जैसे जैसे आगे फर्दर पढ़ते जाएंगे सभी चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि हम लोग हर चीज़ को डीप में पढ़ेंगे। अभी तो बस आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या पढ़ना है पूरे ह्यूमन नर्वस सिस्टम में। उसके बाद हम देखते हैं
इनके कंडक्शन की बात करते हैं, जनरल कंडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि देखिए हमारे ह्यूमन बॉडी में दो तरह के फाइबर होते हैं, दो तरह के फाइबर होते हैं, एफरेंट फाइबर और इफरेंट फाइबर। नर्व फाइबर या मान लीजिए आर्टरी भी है तो दो तरह का होता है, एफरेंट आर्टरी, इफरेंट आर्टरी। एफरेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अपने टूवर्ड्स आ रही है, और इफरेंट का मतलब होता है वह टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट है। तो आप कैसे याद करेंगे, इफरेंट में ई आता है तो टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट, जो फाइबर इन्वायरमेंट की तरफ इम्पल्स ले जाए, मतलब रिस्पॉन्स ले जाए, उसको इफरेंट बोलेंगे। जो इन्वायरमेंट से लेके आए उसको एफरेंट बोलेंगे। जैसे मैंने कोई गर्म चीज़ टच कर ली तो क्या होगा, जो वहाँ से स्टिमुली हमारे ब्रेन तक पहुँचेगी वह कौन लेके आएगा, आप खुद बताइए, वह लेके आएगा एफरेंट नर्व फाइबर। लेकिन ब्रेन जब हमारा बोलेगा कि आप हाथ हटा लीजिए तो वह फाइबर कौन ले जा रहा है, वो ले जा रहा है इफरेंट फाइबर। आपको पता होना चाहिए एफरेंट से नर्व इम्पल्स आते हैं और इफरेंट से रिस्पॉन्स दिए जाते हैं। मतलब रिसेप्टर कौन से हैं, एफरेंट, क्योंकि वो रिसीव कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को कहाँ से, सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से। अब देखिए ये भी दो टाइप के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है एफरेंट वाला हमारे बॉडी से भी ले सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे विशल ऑर्गन ने, हमारे किडनी ने कोई रिस्पॉन्स भेजा या कोई स्टिमुली भेजी ब्रेन की तरफ, तो वो भी टूवर्ड्स द ब्रेन जा रहा है तो वह एफरेंट होगा। यह इसको क्या बोलेंगे हम लोग, विसरल बोलेंगे। लेकिन अगर ये सराउंडिंग से आ रहा है तो उसको सोमेटिक बोलेंगे। अभी मैंने आपको अच्छे से समझाया। उस तरह इफरेंट वाला अगर स्केलेटन मसल को जा रहा है रिस्पॉन्स, तब वह हमारा सोमेटिक हो गया, और अगर ये विसरल ऑर्गन को जा रहा है तो ऑटोनॉमिक हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल डायग्राम्स है आपके लिए। तो उसके बाद हम बात करते हैं जनरल कंडक्शन बॉडी में होता क्या है। जनरली क्या होता है, देखिए सेंसरी स्टिमुली जब हमारे बॉडी में आती है किसके थ्रू आएगी, एफरेंट इम्पल्स के थ्रू आएगी। उसके बाद ये ब्रेन में पहुंचेगी, उसको मेमोरी के फॉर्म में भी स्टोर भी किया जाएगा और उसका रिस्पॉन्स भी दिया जाएगा इफरेंट इम्पल्स के थ्रू। ये हमारे ऑर्गन, मसल, ग्लैंड यहाँ पर पहुँचेगी। ये सब चीज़ें बार बार आपको दिखाई दे रही हैं जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए और ये माइंड में अच्छे से सेट हो जाए, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद हम देखते हैं न्यूरल सिस्टम के बारे में। अब हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, अभी तो बेसिक चीज़ें थी। न्यूरल सिस्टम जब आप पढ़ते हैं, न्यूरल सिस्टम मतलब हमारे जो पूरे बताया मैंने, ऐसे जाता है फाइबर, ये तक कहानी तो होता नहीं, वहाँ पे जो चीज़ होती है लॉजिकल, अब हम उसको पढ़ेंगे। तो देखिए बॉडी में बहुत से टाइप के सेल होते हैं, तो जो नर्व इम्पल्स वाले काम करते हैं उनको न्यूरॉन बोलते हैं। यहाँ पे दो तरह के सेल पाए जाते हैं हमारे न्यूरल सिस्टम में। एक हो गया आपका न्यूरॉन, दूसरा हो गया न्यूरोग्लिया सेल। न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया, हमें बताया न्यूरॉन आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, शायद न्यूरोग्लिया आपके लिए नया होगा। लेकिन न्यूरॉन के बारे में सिंपल जो बोलते हैं हम लोग कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। अभी हम लोग न्यूरॉन को अच्छे से पढ़ेंगे डीप में, पहले न्यूरोग्लिया को डिस्कस में कर लेता हूँ। न्यूरोग्लिया क्या होता है, वह एक सपोर्टिव सेल है न्यूरॉन का, मतलब न्यूरॉन का सपोर्ट करता है स्ट्रक्चरली, फंक्शनली, बोथ, दोनों तरह से सपोर्ट करता है न्यूरॉन का। उसको भी हम लोग अच्छे से आगे पढ़ेंगे। हालांकि आप बस इतना भी याद रख लेते हैं अगर न्यूरोग्लिया क्या करता है तो आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। जैसे एग्जांपल एक एस्ट्रोसाइट होता है, वो भी आप हो सके याद कर लीजिए। वैसे आपसे कोई पूछने वाला नहीं है न्यूरोग्लिया क्या, एग्जांपल्स क्या हैं, बस न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया नाम तो पता होना चाहिए। न्यूरोग्लिया सेल होता है जो कि स्ट्रक्चरली, फंक्शनली दोनों तरह से हमारे न्यूरॉन को सपोर्ट करता है। अब हम पढ़ेंगे न्यूरॉन के बारे में। यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं और आसान है, अभी कोई लॉजिकल टॉपिक नहीं है। न्यूरॉन की जब बात करते हैं, इतना सबको पता है कि नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि सबसे छोटा होता है, उसके बाद ही जो भी स्ट्रक्चर होंगे सब चीज़ न्यूरॉन की ही बनी होती है, क्योंकि ये न्यूरॉन एक सेल है। इसका काम क्या होता है, यह अपने स्टिमुली को रिसीव करेगा, उसको बॉडी से इंटीग्रेट करेगा, क्या रिस्पॉन्स देना है उसको मेमोरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको ट्रांसमिशन करेगा या उसको रिकॉग्नाइज करेगा। ये डिफरेंट काम होते हैं हमारे न्यूरॉन के। अब हम बात कर लेते हैं न्यूरॉन के जनरली स्पीड के बारे में। तो न्यूरॉन का कंडक्शन स्पीड काफ़ी हाई होता है, आपको इतना पता करना है। लेकिन एक बार KYP ये किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो न्यूरॉन का स्पीड होता है उसका रेंज क्या होता है। तो जो न्यूरॉन के स्पीड होते हैं उसका रेंज मीटर पर सेकंड में होता है। जो न्यूरॉन का स्पीड होता है वह मीटर पर सेकंड में होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब KYP किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना पूछा गया था तो ये क्वेश्चन आप में भी रिपीट हो सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि कहीं NCERT में नहीं लिखा है, कहीं पता नहीं जाता, लेकिन आपको इतना याद करना है कि न्यूरॉन का जो स्पीड का यूनिट है वह मीटर पर सेकंड में होता है। उसके बाद हम बात करें कि जो न्यूरॉन के नंबर होते हैं काफ़ी हाई हैं, कोई ज़रूरत नहीं है,
बस आपको इनका पावर में याद कर सकते हैं, 10 के पावर 12 पावर होता है न्यूरॉन के नंबर्स का। इससे ज़्यादा हो सकता है, कोई ये अच्छा वो नहीं है, स्टैंडर्ड डाटा नहीं है। बस आपको स्पीड का यूनिट में जो मैं बोल रहा हूँ, हालांकि लिखा नहीं है, आप इग्नोर मत कीजिएगा इसको, मीटर पर सेकंड कम से कम इतना तो याद कर लीजिए यूनिट क्या है। बाकी चीज़ें आप छोड़ सकते हैं, कितना होता है वो 100 से ऊपर होता है। तो न्यूरॉन का ये बेसिक काम आपको स्ट्रक्चर मालूम चला। अभी हम लोग देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो न्यूरॉन जो होता है वह किस किस चीज़ से बना होता है, तो सिंपल सा विजुलाइज बस कीजिएगा। न्यूरॉन सेल है, तो साइटोप्लाज्म तो कंफर्म है। सेल मतलब क्या, सेल में साइटोप्लाज्म तो होगा ना, तो सेल है, साइटोप्लाज्म है। लेकिन थोड़ा ये बेढंग का सेल है। इसमें क्या होता है, बीच बीच में या बोल सकते हैं सेल के आउटर सरफेस से प्रोसेस निकली होती है। तो आप इमेजिन कीजिए कोई सर्कल है, कोई सेल है, उससे एक प्रोसेस निकला हुआ है। और इसका जब भी आप स्टैंडर्ड डायग्राम देखेंगे या टिपिकल डायग्राम देखेंगे जो कि पूरे कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है न्यूरॉन की, तो उसमें से एक सेल जो होता है काफ़ी लॉन्ग होता है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इस डायग्राम्स में भी, ये आपका सेल हो गया, और एक सेल जो येलो रंग का है वो काफ़ी लॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो ये सॉरी सेल नहीं, प्रोसेस। तो जो ये प्रोसेस है उसको बोलते हैं एक्सॉन। और जो बीच वाला सेल दिखाई दे रहा है तो सेल को सेल बॉडी बोलते हैं। सेल बॉडी के साथ साथ इसको सोमा भी बोलते हैं। ये सब नाम इंपॉर्टेंट हैं, केवल आपको मैं अलग अलग नाम नहीं था, इनको याद भी करना है। सेल बॉडी को सोमा भी बोलते हैं। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेरिकैरियन भी बोलते हैं, क्योंकि जब पेरिकैरियन पूछता है स्टूडेंट गलत कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं पूछ क्या रहा है। पेरिकैरियन भी बोलते हैं अपने सेल बॉडी या साइटोप्लाज्म को। उससे एक प्रोसेस निकल रहा है, उसको बोलते हैं एक्सॉन। एक क्या, और भी बहुत से प्रोसेस निकलते हैं, छोटे छोटे प्रोसेस, उसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। अब आप सोच रहे होंगे या आप समझ सकते हैं, मैं छोटा बड़ा के बिहाफ पर नाम तो अलग अलग नहीं किया हूँगा ना, कि डेंड्राइट्स छोटा इसलिए डेंड्राइट्स बोल दिया, या बड़ा है तो एक्सॉन बोल दिया, ऐसा नहीं है। इसके में डायरेक्शन पे, कंडक्शन के डायरेक्शन पे इसका नाम रखा गया है एक्सॉन और डेंड्राइट्स। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। बस आप भी इतना याद रखिए कि सेल में है क्या, डेंड्राइट्स बहुत सारे हैं छोटे छोटे, तो वो अटैच्ड हैं किससे, सेल बॉडी से। और सेल बॉडी से एक लंबा सा टर्मिनल निकला हुआ है, प्रोसेस निकला हुआ है, जिसको बोलते हैं एक्सॉन। और एक्सॉन जब टर्मिनेट होता है तो वह टर्मिनल बॉटम्स के फॉर्म में होता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, जिसको टीलोडेंड्रिया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, जो काफ़ी कंफ्यूजिंग आपको हो सकता है, लेकिन आसान चीज़ें हैं। मैं हर चीज़ यहाँ पे नोट कर रहा हूँ जो कन्फ्यूजन, मैं सभी लेवल के स्टूडेंट को लेकर चल रहा हूँ। तो आपको टीलोडेंड्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर हो गया हमारे न्यूरॉन का। अभी मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से रिपीट करता हूँ, अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ द सेल बॉडी एंड द सेल बॉडी को पेरिकैरियन भी बोलते हैं, सोमा भी बोलते हैं, डेंड्रॉइड्स और एक्सॉन, तीन चीज़ से बना है हमारा न्यूरॉन। उसके बाद देखते हैं सेल बॉडी के बारे में क्या जनरल बात देखते हैं। जो सेल बॉडी का जो साइटोप्लाज्म है वह सर्टन ऑर्गन कंटेन करता है, कोई नई बात नहीं, ऑर्गन तो होगा साइटोप्लाज्म में तो। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें निजल ग्रेन्यूल्स होता है। अब आप सोचेंगे निजल ग्रेन्यूल्स क्या होता है, तो निजल ग्रेन्यूल्स एक तरह का सब्सटेंस है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात RER के कंपोजिशन से बना होता है। लार्ज नंबर ऑफ एग्रीगेशन होता है RER का, जो कि फॉर्म करते हैं निजल ग्रेन्यूल्स। ये भी काफ़ी बार AIPMT 2015 में शायद क्वेश्चन आया था कि निजल ग्रेन्यूल किससे बना हुआ था। डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आया था, ये कंफर्म है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर के बना होता है। अब आपको शायद पता होगा जब आप साइटोलॉजी पढ़ेंगे या जेनेटिक्स में, कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मतलब वहाँ से प्रोटीन बनाया जाता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बनता है। तो मतलब जब निजल ग्रेन्यूल्स में बहुत से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या समझिए निजल ग्रेन्यूल्स खुद एक RER ही है, तो वह प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि निजल ग्रेन्यूल्स का काम क्या रहता है, तो प्रोटीन फॉर्मेशन इसका काम रहता है। अब मैं एक क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन इसका जो मेन फंडा है, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, पूरे न्यूरॉन में रहता है या कहाँ कहाँ रहता है। तो आपको ये याद करना है कि जो निजल ग्रेन्यूल्स है वो एक्सॉन को छोड़ करके प्रेजेंट रहता है। मतलब एक्सॉन के पार्ट को हटा दीजिए तो डेंड्राइट्स और साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है। ये भी एक क्वेश्चन है, मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ सब एक क्वेश्चन ही है। निजल ग्रेन्यूल्स डेंड्राइट्स और सोमा में ही प्रेजेंट रहेगा। निजल ग्रेन्यूल्स डेंड्राइट्स और सोमा में ही प्रेजेंट रहेगा। सो इसको आप याद कर लीजिएगा, एक्सॉन में एब्सेंट रहता है। उसके बाद हम डेंड्राइट्स की बात करते हैं। तो डेंड्राइट्स लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन फॉलो करता है, भूल जाइए जो लॉ है।
बस आपको इतना याद करना है, यह जहाँ से भी इम्पल्स डेंड्राइट्स है, ये इम्पल्स को रिसीव करता है, इम्पल्स को रिसीव करके ये सेल बॉडी की तरफ ले जाएगा। तो इसी को मतलब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म बोलना चाहे तो फॉरवर्ड ले जा रहा है, तो लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन फॉलो कर रहा है। हाँ, साइटोप्लाज्म से कभी भी डेंड्राइट्स की तरफ नहीं जाएंगे इम्पल्स, जा भी नहीं सकता क्योंकि साइटोप्लाज्म इम्पल्स खुद कहाँ पाएगा, मतलब तो यह डेंड्राइट से साइटोप्लाज्म की तरफ इम्पल्स को ले आता है, लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन फॉलो करता है। बस इतना ही है डेंड्राइट्स के बारे में। उसके बाद हम जानते हैं अपने, एक देखिए न्यूरोफाइब्रिल है, मैंने आपको नेजल ग्रेन्यूल्स बताया, ये न्यूरोफाइब्रिल समझ लीजिए है तो एक अच्छा टॉपिक, लेकिन आपके एग्जाम में केवल कंफ्यूज करने के लिए ही आता है। जब आपको दो ऑप्शन दे देगा, नेजल ग्रेन्यूल्स एंड द न्यूरोफाइब्रिल, और पूछेगा कि दोनों में से कौन सा एग्जाम में प्रेजेंट है कौन सा नहीं है, तो न्यूरोफाइब्रिल जो है वह प्रेजेंट है कहाँ पे, एक्सॉन में, लेकिन नेजल ग्रेन्यूल्स एक्सॉन में प्रेजेंट नहीं होता है। आपको ये अच्छे से याद करना है। वैसे फाइब्रिल, देखिए फाइब्रिल मतलब फाइबर मतलब थ्रेड, तो थ्रेड जैसा कौन दिखता है, एक्सॉन, तो एक्सॉन में प्रेजेंट होता है। ये कोई स्टैंडर्ड डिफिनेशन नहीं है कि जब फाइब्रिल थ्रेड है तो एक्सॉन में ही रहेगा, लेकिन आपको याद करने के लिए ये मैं बता दे रहा हूँ। तो ये दोनों जगह प्रेजेंट है। इसका क्या क्या काम है न्यूरोफाइब्रिल का, न्यूरोफाइब्रिल क्या करता है, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में। इसका जो यूज़ है, काम है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि दोनों साइड प्रेजेंट रहता है, दोनों साइटोप्लाज्म एंड एक्सॉन दोनों में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद हम एक्सॉन की बात करते हैं। देखिए आपने जो भी चीज़ें पढ़ा होगा, सबसे एक चीज़ बताता हूँ जो सबसे कन्फ्यूजिंग चीज़ है एक्सॉन के बारे में, लोगों को ऐसा लगता है एक्सॉन कभी भी सिंगल डायरेक्शन ट्रांसफ़र नहीं करता है। लोग सोचते हैं कि ये सेल बॉडी से लेके जाता है जहाँ भी जाता है दूसरे न्यूरॉन तक, लेकिन ऐसा नहीं है। वो वहाँ से न्यूरॉन से सेल बॉडी तक भी लेके आ सकता है, लेकिन क्या जॉइनिंग नर्व इम्पल्स से बहुत से मटेरियल्स केमिकल्स ट्रेवल करते हैं यहाँ से वहाँ, तो ये बाई डायरेक्शनल हो सकता है। ये चीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा। हालांकि मैं अब स्टार्ट करता हूँ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, बेसिक क्वेश्चन को, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो सब चीज़ों को। देखिए एक्सॉन एक अलग प्रोसेस है, सेल बॉडी अलग है। तब जोन जहाँ से जैसे डेंड्राइट्स निकलती है प्रोसेस, तो हर डेंड्राइट्स प्रोसेस निकल रहा है, तो कुछ जो प्रोसेस एक्सॉन बनने वाली होती है, स्टार्टिंग पॉइंट को बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है ये कौन शेप का स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सॉन हिलॉक इसको बोलते हैं। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। उसके बाद पूरा एक्सॉन का लाइन चलता है, उसके बाद उसकी एंडिंग होती है, टर्मिनेशन होता है, जिसको हम लोग टीलोडेंड्रिया बोलते हैं, और टीलोडेंड्रिया भी टर्मिनेट होकर एक बॉल की तरह स्ट्रक्चर बनाता है, इसको टर्मिनल बॉटन्स बोलते हैं या प्री सिनेप्टिक टर्मिनल बोलते हैं। तो तीन चीज़ याद करनी है आपको, एक्सॉन हिलॉक से स्टार्टिंग हो रही है, फिर सिंपल सा फाइबर अपना एक्सॉन चल रहा है, उसके बाद टीलोडेंड्रिया आता है, फिर उसकी एंडिंग होती है टर्मिनल बॉटन्स में, जो कि एक स्वेलिंग है। इतना याद हो गया। जो ये टर्मिनल बॉटन्स है वो दूसरे नर्व को इम्पल्स पहुंचाएगा, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एक्सॉन के बारे में ज़्यादा पॉइंट नहीं है। अब एक्सॉन हिलॉक को पढ़ते हैं, छोटा सा पॉइंट है लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आता है। जो एक्सॉन हिलॉक है वहाँ से नर्व इम्पल्स के इनिशिएशन होता है, कंडक्शन वहीं से स्टार्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो नर्व इम्पल्स है उसका इनिशिएशन, देखिए आपको लगेगा आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स स्टार्ट फ्रॉम द ऑप्शन नंबर 1 डेंड्राइट्स, गलत हो जाएगा, डेंड्राइट्स नहीं, एक्सॉन हिलॉक आपको टिक करना है। यहाँ से कंडक्शन स्टार्ट होता है, क्योंकि सेल बॉडी में कंडक्शन का बात ही नहीं है ना, वहाँ जाएगा तब कुछ स्टार्ट होगा। जो कंडक्शन होता है मेनली एक्सॉन पार्ट में ही होता है, तो आपको याद रखना है जो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन, जो नर्व इम्पल्स है उसका स्टार्टिंग बनता भी यहीं से, कंडक्शन स्टार्ट भी यहीं से होता है। अब देखिए सेल, पता है आपको सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, आउटर लेयर को बोलते हैं। तो जो एक्सॉन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको एक्सोलेमा बोलते हैं, और जो एक्सॉन का साइटोप्लाज्म है उसको एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आपको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एक्सोलेमा मतलब अपना, जैसे हम लोग पढ़ेंगे सार्कोलेमा मसल्स में, उस तरह से सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, सार्कोमियर, ये सब चीज़ें अलग हैं। बस लेमा मतलब मेम्ब्रेन वाला बात कर रहा है, और प्लाज्म मतलब तो हमें पता है साइटोप्लाज्म की बात हो रही है, उसको बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरॉन। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन शायद आए यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। एक तो क्लासिफिकेशन न्यूरॉन नर्वस सिस्टम में आ सकता है, और एक आई में भी है, आपके ईयर में भी है, यहाँ से भी आ सकते हैं, तो आपको याद रखना है। मैं स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले इनके बारे में समझाने की मैं कोशिश करता हूँ आपको।
मैंने स्टार्टिंग में जब बताया था आपको एक्सॉन के बारे में या डेंड्राइट्स के बारे में, मैंने बोला था एक सिंपल सा सेल है, सेल से प्रोसेस निकल रहे हैं। मान लीजिए एक प्रोसेस निकल गया, केवल एक प्रोसेस निकला, डेंड्राइट्स एक्सॉन सब छोड़िए, बस एक प्रोसेस निकल गया, तो उस न्यूरॉन को बोलेंगे यूनिपोलर न्यूरॉन। अगर दो प्रोसेस निकल गए, देखिए सोचिए अगर कोई सेंटर में एक गोला सा चीज़ है, उसके ऊपर नीचे दोनों तरह से प्रोसेस निकले हुए, तो कैसा दिखेगा वो? तो वह हो गया बाईपोलर। बाईपोलर तरह दिख रहा है, सेंटर दोनों ऊपर नीचे है, तो उसको बोलते हैं बाईपोलर। जैसे वन डेंड्राइट्स हो जाएंगे और वन एक्सॉन हो जाएंगे। और जो सिंपल हमने टिपिकल बात किया वो मल्टीपोलर होता है। आप इसको इतना लाइटली मत लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब मैं बात करता हूँ सूडो यूनिपोलर का, यहाँ से मैक्सिमम चांस क्वेश्चन का आ सकता है। सूडो यूनिपोलर होता क्या है, इसको पहली बात तो देखिए, सूडो यूनिपोलर बोल रहा है तो आप क्या समझेंगे असली में क्या है? असली में यूनिपोलर तो नहीं है ना, सूडो लगा हुआ है मतलब, तो असली में ये बाईपोलर होता है। लेकिन सूडो क्यों हो गया वो देखते हैं। सपोज दैट आप साइटोप्लाज्म सोचना छोड़िए, आप एक्सॉन से सोचिए। एक्सॉन के टर्मिनल से और डेंड्रॉइड्स के टर्मिनल से दो प्रोसेस आ रहे हैं, अब उन्हें साइटोप्लाज्म में मिलना है, तब ये बाईपोलर बन जाएंगे। लेकिन सपोज दैट ये दोनों प्रोसेस आते आते साइटोप्लाज्म तक पहुंचने से पहले आपस में ही मिल गए और सिंगल लाइन फॉर्म करके साइटोप्लाज्म में चले गए, तो आपको क्या मालूम चला कि साइटोप्लाज्म में तो एक ही लाइन अटैच्ड है, लेकिन रियल में वहां पे दो हैं। तो ये हो गया हमारा सूडो यूनिपोलर। अगर साइटोप्लाज्म दिख रहा है तो आपको सिंगल दिख रहा है, लेकिन रियल में दो हैं। तो ये क्या है, देखिए लिखा है टू प्रोसेस मर्ज टू फॉर्म ए सिंगल प्रोसेस फॉर्म द सूडो यूनिपोलर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये तो आपसे नहीं पूछेगा ना क्वेश्चन कि आप एक समझा के मुझे बताइए क्या है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, तो वो देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम्स को चूज करने के लिए बोल देगा, तो आप इस डायग्राम्स को देखिए। सबसे पहला वाला, दोनों दिख रहे हैं आपको, दो आ रहे हैं आपस में मर्ज होकर के मिल गए, ये क्या होगा सूडो यूनिपोलर। बाईपोलर आपको दिख रहा है, दो हैं सिंपल सा बाईपोलर, एक डेंड्राइट्स एक एक्सॉन। अब मान लीजिए सपोज दैट क्वेश्चन आपको फंसाने की कोशिश करे, कैसे पहचानेंगे कौन सा एक्सॉन है कौन सा डेंड्राइट्स है, तो जनरली जो साइड सेल बॉडी के पास जा रहा है वो वाला डेंड्राइट्स होगा, एरो दिखाई देगा, नर्व इम्पल्स जहाँ से जा रहे हैं, तो वो इस तरह से आप पहचान जाएंगे। और मल्टीपोलर तो हमने स्टार्टिंग से मल्टीपोलर ही पढ़ते आ रहे हैं, उसमें कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है। क्वेश्चन आता है मेनली एग्जाम्पल्स पे, उसको हम लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, यूनिपोलर का एग्जाम्पल। जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है यूनिपोलर का, उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आपके एनसीईआरटी में केवल लिखा है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में यूनिपोलर पाया जाता है, आप उसको ही याद रखिए। लेकिन अगर याद करना है तो आप इससे भी याद कर सकते हैं। मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व। अभी तो मैंने आपको क्रेनियल नर्व के बारे में भी नहीं बताया है, इस चैप्टर में हम लोग वो भी पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व क्या होता है, कितने नंबर होते हैं। तो ये सिंपल सा, इसको छोड़ के कि बाकी सभी को मत छोड़ दिएगा, पूरा स्लाइड ही छोड़ के चले जाएँ। तो यूनिपोलर को छोड़ के आना है केवल। उसके बाद आता है, वो भी इतना पता होना चाहिए कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में पाया जाता है। सूडो यूनिपोलर के एग्जाम्पल्स को बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। स्पाइनल नर्व पढ़ेंगे हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे दो रूट, डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट। तो जो डॉर्सल रूट होता है वहाँ पे पाया जाता है सूडो यूनिपोलर। अभी से याद कर लीजिए, ऐसा मत कीजिएगा कि स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे तब याद करेंगे, याद करना है। डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल नर्व, दूसरा सेंसरी गैंग्लिया ऑफ सम क्रेनियल नर्व। इंपॉर्टेंट केवल पहला वाला है, डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल नर्व में सूडो यूनिपोलर पाया जाता है, डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ द स्पाइनल नर्व। ओके, देखिए वहाँ पे क्या करेगा, इतना तो आपको याद हो जाएगा कि स्पाइनल नर्व का कुछ गैंग्लिया है। मान लीजिए आप भूल रहे हैं तो वो एग्जामिनर ट्राई करेगा कंफ्यूज करने का कि डॉर्सल है कि वेंट्रल है, इसमें आप कंफ्यूज करेगा। तो सूडो में डीप ज़्यादा फोकस हो रहा है तो डॉर्सल है। तो समझ आ गया आपको। उसके बाद बाईपोलर की बात करते हैं। तो बाईपोलर का एग्जाम्पल से याद करने से पहले आप इतना अपने माइंड में बना लीजिएगा कि जो इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है, जैसे कि हमारा आई, नोज और ईयर, यहाँ तीनों जगह प्रेजेंट होता है बाईपोलर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आई है, क्योंकि आई तो एनसीईआरटी में एक टॉपिक ही है। तो उसका है रेटिना ऑफ आई बॉल में प्रेजेंट है बाईपोलर न्यूरॉन। याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। रेटिना ऑफ आई बॉल में बाईपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है आपका नेजल कैविटी वाला। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ नेजल कैविटी में बाईपोलर प्रेजेंट है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ नेजल कैविटी में। फिर आता है ईयर का, तो आप
इसमें इतना याद कर सकते हैं कि ईयर के वेस्टिबुलर नर्व में प्रेजेंट होता है, पूरा लाइन याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रेटिना ऑफ आई बॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको याद कीजिएगा और ऑल्फैक्टरी को भी याद कर लीजिएगा। तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया। मैं एक बार फिर से छोटा करता हूँ इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, कितने टाइप। देखिए डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स न्यूरॉन होते हैं। ये पोलैरिटी के बिहाफ पर 3 टाइप के, हम 4 टाइप के आपको हमने डिस्कस किया यहाँ पर। उसके बाद हम बात करते हैं माइलिनेशन ऑफ द न्यूरॉन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माइलिनेशन पढ़ने से पहले कि बिना माइलिनेशन का क्या होता है। माइलिनेशन मतलब पढ़ेंगे अभी हम लोग। समझिए एक्सॉन है, सिंपल सा एक्सॉन है, तो मैंने बोला सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, उसको हम लोग एक्सोलेमा बोलेंगे। जब वो अनमाइलिनेटेड है तो वहाँ पर एक, देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ भी एक छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं श्वान सेल। माइलिनेशन है नहीं वो सब बाद में पढ़ेंगे। श्वान सेल प्रेजेंट होते हैं, आप अभी इतना दिमाग में बैठा लीजिए। अभी मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूँ। आपको लग रहा होगा क्या आ गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अलग अलग कैसे हो गए यहाँ पे, तो लोग समझेंगे धीरे धीरे। बस आप इतना माइंड में बिठाइए कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वहाँ पे माइलिनेशन नहीं हुआ है, तो वहाँ पे क्या है, जो एक्सोलेमा का मेम्ब्रेन है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें सेल्स हैं जिसको बोलते हैं श्वान सेल। अब जब ये श्वान सेल काम करेंगे तो वहाँ पे उसको लेयर को थिक बनाएंगे, मतलब इन सेल की ही फोल्डिंग होगी और एक और लेयर बनते चले जाएंगे, उसी को बोलते हैं माइलिनेशन। तो बनाता कौन है, श्वान सेल। क्या करता है, माइलिनेशन। अभी केवल मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ही बात कर रहा हूँ कि श्वान सेल बना रहा है, माइलिनेशन कर रहा है। माइलिनेशन हुआ या नहीं हुआ, श्वान सेल प्रेजेंट रहता है, उसके फोल्डिंग से बाद में माइलिनेशन हो जाता है। अब माइलिनेशन होता क्या है, तो माइलिनेशन में क्या होता है, एक समझ लिए, माइलिनेशन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में थोड़ा सा थिकनिंग प्रेजेंट हो रही है, वहाँ पे लिपिड डिपोजिशन हो रहा है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो माइलिनेशन होने से क्या होगा कि एक लिपिड की लेयर बन जाएगी। आप अभी इतना समझ लीजिएगा, जो लिपिड की लेयर बन रही है इसलिए इसको वाइटिश अपीयरेंस भी देती है एक्सॉन वाले पार्ट को। बस इतना बेसिक है। लिखा है देयर आर नो नोड्स ऑफ रेनिवर। तो पहले समझेंगे रेनिवर नोड होता क्या, उसके बाद समझ में आएगा ये। तो देखते हैं माइलिनेशन की बात करते हैं। अभी मैंने बोला था आपको कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जब माइलिनेशन हो या ना हो, एक्सॉन सेल प्रेजेंट होते हैं। एक्सॉन सेल की जब फोल्डिंग करते हैं तो वो माइलिन शेथ बनाता है। लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल का रोल नहीं होता है। यहाँ पे एक दूसरी सेल होती है, ऑलिगोडेंड्राइट सेल। देखिए मैं अभी बात किया था स्टार्टिंग में न्यूरोग्लिया सेल, ये सब न्यूरोग्लिया ही हैं जो सपोर्टिंग है ऑलिगोडेंड्राइट्स। तो ऑलिगोडेंड्राइट सेल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है जो कि माइलिन शेथ बनाता है। देखिए श्वान सेल माइलिन शेथ बने ना बने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट रहेगा, लेकिन ऑलिगोडेंड्राइट का काम ऐसा नहीं, जब माइलिन शेथ बनाना रहेगा तभी ये आएगा। इसमें इंपॉर्टेंट है, सीएनएस में ऑलिगोडेंड्रोसाइट प्रेजेंट होता है, पीएनएस में श्वान सेल प्रेजेंट होता है, पीएनएस में श्वान सेल हमेशा प्रेजेंट रहता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक बात और कि श्वान सेल एक एक्सॉन में कई सारे होते हैं, मतलब पीएनएस में जो कि फॉर्म करते हैं, लेकिन एक ऑलिगोडेंड्राइट सेल कई सारे एक्सॉन में फॉर्म करता है। समझ में आ रहा है, एक ऑलिगोडेंड्रोसाइट 2-3 एक्सॉन को साथ साथ बना सकता है माइलिन शेथ, लेकिन श्वान सेल ऐसा नहीं कर पाता है। ये आपका बेसिक हो गया। अब एक इसका यूज़ है, माइलिनेशन होता क्या है, माइलिनेशन मतलब समझिए कवरिंग ऊपर से किसके, एक्सॉन के, लेकिन बीच बीच में क्या होता है, ये कवरिंग न हर जगह। देखिए श्वान सेल छोटा छोटा सेल है तो कुछ दूर तक कवरिंग किया, कुछ दूर तक किया, तो बीच में एक गैप बन गया जहाँ पे कवरिंग नहीं है, उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनिवर। अभी हम आगे पढ़ेंगे नोड ऑफ रेनिवर। अ माइलिनेटेड नर्व फाइबर therefore consist of an axon, a myelin sheath and neurolemma Schwann sheath. The myelin sheath is segmented, the segment being separate at regular interval by the nodes of Reiniger. This area is between the nodes are internode. मतलब सिंपल सी बात है, जो गैप के अगल बगल है वो इंटरनोड है, और जो गैप है जहाँ पे माइलिन शेथ प्रेजेंट नहीं है उसको बोलते हैं नोड्स। अब बात आती है माइलिन शेथ का काम क्या होता है, तो हम लोग उसको कंडक्शन में अच्छे से पढ़ेंगे आगे, अभी जब हम लोग पढ़ेंगे कैसे ट्रांसफर होता है नर्व इम्पल्स। लेकिन अभी इतना समझिए कि कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, अगर वो चल के जाए, जैसे मान लीजिए हम किसी दो ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं, एक कछुए की बात कर लेते हैं, एक फ्रॉग की बात कर लेते हैं। तो कछुआ जब भी चलता है तो वो पूरा ज़मीन का डिस्टेंस ट्रेवल करता हुआ चलेगा, लेकिन जो फ्रॉग है वो प्रोजेक्टाइल जंप करके चलेगा। तो पहले पहुंचेगा कौन, फ्रॉग पहुंचेगा, स्पीड फ्रॉग की ज़्यादा होगी।
तो उसी तरह हमारे जब नर्व इम्पल्स चलते हैं हमारे एक्सॉन हिलॉक से हमारे टर्मिनेशन पॉइंट पर पहुंचने के लिए एक्सॉन के, तो अगर वो पूरे नर्व में चलेंगे तो उन्हें बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर सोचिए उन्हें केवल रेन्यूअर नोड ऑफ रेन्यूअर पर जंप करना हो, एक नोड ऑफ रेन्यूअर से निकले दूसरे वाले सामने वाले पे जंप, दूसरा से निकले तीसरे पे जंप, तो उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, उनको डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इसी का माइलेशन का ही यूज़ है। जब माइलेशन होता है तो कंडक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि नर्व इम्पल्स को ट्रेवल करने के लिए सुविधा होती है, क्योंकि केवल नोड पर ही उन्हें ट्रेवल करना है। कैसे ट्रेवल करता है वो आपको नहीं पता होगा, अभी बात करूंगा, वो सब अच्छे से हम लोग समझ जाएंगे। तो आपको इतना समझ में आ रहा है नोड ऑफ रेन्यूअर का यूज़ क्या है या माइलेशन का यूज़ क्या है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि माइलेशन स्पीड को बढ़ाता है या घटाता है। सिंपल सी बात है, बढ़ाता है। दूसरा, सीएनएस में कॉमन आता है ऑलिगोडेंड्रोसाइट, पीएनएस में शॉन सेल। क्या शॉन सेल प्रेजेंट है अगर सेल अनमाइलिनेटेड है या फाइबर में माइलिन से एब्सेंट है, तो शॉन सेल प्रेजेंट है किसमें, पीएनएस में, हाँ प्रेजेंट है। बस आपसे इतना क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक मैं आपको डायग्राम सिखाता हूँ, इसमें क्वेश्चन पूछता हूँ, आप इसकी लेबलिंग कीजिएगा। स्टार्टिंग की लेबलिंग काफ़ी आसान है। 1 आपको पता होगा डेंड्राइट्स है, 2 साइटोप्लाज्म या सोमा या सेल बॉडी या पेरिकैरियन है, 8 तो न्यूक्लियस दिख ही रहा है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं थर्ड की, थर्ड एक्सॉन है, बड़ा सा एक्सॉन है। अब देखिए जो 6 दिखाई दे रहा है वह 6th वाला है शॉन सेल, लेकिन जब ये एक लेयर बना दिया एक्सॉन के सराउंडिंग तो उसको बोलेंगे हम लोग माइलिन शीथ, जो कि 7th वाला है। 7th वाला माइलिन शीथ है, 6th वाला एक्सॉन शॉन सेल है, 3 वाला एक्सॉन है, और जो 4 वाला है 2 माइलिन के बीच का जो गैप है या 2 इंटरनोड के बीच का गैप है उसको नोड ऑफ रेन्यूअर बोलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया। तो 5th वाला है वह टर्मिनेशन है, टेलोडेंड्रिया इसको बोल सकते हैं या पेरी सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे पेरी सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या होता है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइए भाई, इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ये इससे क्लियर हो गया होगा। अब आगे का हम लोग जो जनरेशन एंड ऑफ नर्व इम्पल्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग जनरेशन एंड द कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स पढ़ेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में।